हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय लेसन। आज हम बात करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सॉल्यूशन 13 का, जो कि सेट नंबर है। और हमने अभी तक कल पूरे सेट डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद अपना 2 सेट और होगा। उसके बाद हम लोग आईएमपी पॉइंट ऑफ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट बी के लिए भी यहाँ पर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है द order osmotic pressure of isomolar solution of BaCl2 NaCl and sucrose। तो आइसोमोलर मीन्स क्या होता है, जिसमें सेम उसका कंसंट्रेशन है, दैट मीन्स मोलरिटी क्या हो, सेम हो। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोमोलर। यहाँ पर क्या क्या दिया, देखिए पहला दिया है BaCl2 और इसको आयनाइज अगर करेंगे तो इसमें जो आयन मिलेगा आपको, बेरियम आयन और 2 यहाँ से क्लोराइड आयन। आई की वैल्यू इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सेकेंड इस पे दिया है NaCl। NaCl को अगर आयनाइज करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। इसका आई की वैल्यू कितना रहा, बेंटो फैक्टर 2 आ रहा है। और सुक्रोज जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो आई की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया मॉलिक्यूल का इनका जो डिसोसिएट, न तो डिसोसिएट होते ना ही एसोसिएट होते, आई की वैल्यू 1 होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो आर टी कॉमन है, कंसंट्रेशन भी सेम है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। दैट मींस जिसका वेंट ऑफ फैक्टर हाई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा। इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, BaCl2 NaCl, देन लास्ट में किसका होगा, सुक्रोज का। किसका जो आंसर बन के आएगा वो ए आंसर राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.001 मोलर। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, यहाँ पर देखिए एक्स लिखा हुआ है, तो जो कॉम्प्लेक्स है KX और यहाँ पर FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है। ये जो एक्स की वैल्यू है वही आपसे क्वेश्चन में है कि ये वैल्यू क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कंसंट्रेशन दिया, 0.001 मोलर। इसके अलावा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू 7.110 into 10 के पावर दिया है केल्विन। और KF की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है कितना, 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो अब बताइए यहाँ से फॉर्मूला कौन सा आप लगाने वाले, तो सीधा सा एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू मोलरिटी होता है। यहाँ से हमें पहले आई की वैल्यू निकालना है। आई की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा TF डिवाइड में KF इंटू मोलरिटी। डेल्टा TF की वैल्यू 7.10 इंटू 10 के पावर 3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा कंसंट्रेशन जो मोलरिटी दिया 0.001 इंटू KF की वैल्यू 1.86। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.8 आएगा। 3.8 का मतलब है अप्रोक्स हम क्या लिख सकते हैं, 4। यहाँ से आई की वैल्यू जो आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, 4। ठीक है, इसका मतलब ये 4 आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो कॉम्प्लेक्स क्या था, अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू मतलब ये जो KX और यहाँ से FeCN6 दिया है, इसको आयनाइज करो तो टोटल आयन कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो ये जब K आप 3 लेंगे और कॉम्प्लेक्स जो होगा FeCN6, इसको आयनाइज करें तो यहाँ से 3K प्लस मिलेगा और यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स है CN6 इसके -3 चार्ज। तो इसमें आई की वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आएगा कि नहीं, 3K प्लस का और एक इसका, टोटल आई वैल्यू 4 आ रहा है। दोनों को मिला के 4 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू जो होगा 3 होगा और ये कॉम्प्लेक्स 1 होगा। इसका आंसर जो आएगा, बताइए कौन सा आंसर होगा, सी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, आई निकाल के 4 वो आंसर नहीं है, आपको जो कॉम्प्लेक्स है उसको आयनाइज करो 4 आना चाहिए। वो कब आएगा, जब K3 लो और एक आयन तो यहाँ से होगा, इसलिए यहाँ से आई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
कैम्फर क्या होता है? सॉलिड। नाइट्रोजन क्या होता है? गैस। दैट मीन्स सॉलिड का गैस में एग्जाम्पल है। थर्ड का जो आंसर आएगा यहाँ से सी आंसर राइट होगा, सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो गैसियस सॉल्यूशन में 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से यहाँ से गैस ही होंगी, है ना? और सॉल्यूट क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। आपसे इसमें एग्जाम्पल पूछा है, तो गैस का गैस में मिक्सचर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन या फिर एयर आप बोल सकते हो। अगर लिक्विड सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट गैस है, इसका क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म का फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है। और सॉलिड में आपका कैम्फर आता है और प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस। ये अभी आप एग्जाम्पल यहाँ से करके जाएंगे, हो सकता है इस बार यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा सॉलिड सॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करें, इसमें भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ से क्या हो सकता है? देखिए, सॉल्वेंट अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोला, सॉल्वेंट यहाँ पर सॉलिड ही होगा। सॉल्यूट गैस, लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। तो गैस का सॉलिड में हाइड्रोजन प्लस NiPT या फिर Pd, किसी भी गैस को कैटलिस्ट जो होते हैं सॉलिड होते हैं, इसके एग्जांपल में आएगा। लिक्विड का सॉलिड में तो किसी भी मेटल का आप अमेलगम ले सकते हैं, ठीक है, जैसे जिंक अमेलगम हो गया, जिंक मरकरी हो गया, ठीक है, सोडियम अमेलगम हो गया। मतलब अमेलगम दैट मीन्स मरकरी उसमें सॉल्यूट होगा और मेटल जो होगा सॉलिड होगा। सॉलिड के एग्जांपल में जितने भी एलॉय होते हैं वो इसमें आते हैं। तो अगर एलॉय की बात करें तो इसमें 3 एलॉय ध्यान रखिए, ब्रॉस, ब्रॉन्ज और एक आता है जर्मन सिल्वर, जो कि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। इनके कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं ब्रास का, तो इसमें कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज की बात करूं, कॉपर और इसमें टिन होता है। और जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल होता है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में गोल्ड एंड कॉपर, ये भी इसी के एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है, इनको भी आप करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बोला है विच आर फॉलोइंग मिक्सचर डू नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, दैट मींस 3 इसमें ऐसे होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जांपल आप करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। इसमें देखिए एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। बाकी सब के सब यहाँ पर जो है पॉजिटिव, वाटर, इथेनॉल, ठीक है, तो बाकी सब जो होंगे वो नेगेटिव डेविएशन है। तो इस 4th का आंसर जो आएगा सी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्या दिया है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कंसंट्रेशन सेम दिया है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलरिटी। ये चीज तो कॉमन है, इसका मतलब डेल्टा टी एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई की वैल्यू होगा। और आई कैसे निकालते हैं? अगर यूरिया की बात करें तो इसमें आई की वैल्यू 1 होगा, कि इसका न तो डिसोसिएशन होता है न तो एसोसिएशन। अगर बात करें सोडियम क्लोराइड का, इसको आयनाइज करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, आई की वैल्यू यहाँ से 2 आया। और इसके अलावा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 होता है, तो आयनाइज करेंगे सोडियम 2 आयन मिलेगा और यहाँ से सल्फेट आयन। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितना आया? 3 आया। तो बताइए सबसे ज्यादा इसी का होगा, उसके बाद NaCl। तो रेशियो क्या आएगा? यूरिया का 1, सोडियम क्लोराइड का 2 और सोडियम सल्फेट का 3, 1:2:3। तो जिस रिस्पेक्ट में आपको दिया उसी आंसर में, नहीं अदरवाइज आप अगर इसमें दिया नहीं है 3:1 भी एक ऑप्शन देना चाहिए, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो जिस रेफरेंस में आपको दिया उसी रेफरेंस में इसको आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, एक्वा सॉल्यूशन विच फ्रीज एट -10 डिग्री सेल्सियस, KF आपको यहाँ से दे रखा है।
तो के एफ दिया, दैट मीन्स यहाँ से देखिए डेल्टा टी एफ का आपको फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, एथाइलिक ग्लाइकोल, इसका डिसोसिएशन नहीं होने वाला, आई की वैल्यू 1 ही होगा, और के एफ इंटू क्या होता है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अपने को निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड में के एफ। और ध्यान रखिए ये जो टेम्परेचर दिया डिग्री से, उसको सेम टू सेम वही लेके चलेंगे, केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा टी एफ कितना होगा, 10 होगा, माइनस है तो सिर्फ 10 लेना है पॉजिटिव में। तो के एफ की वैल्यू 1.86, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5.3 आएगा। इसका आंसर सी आंसर राइट है। ओके, मॉलिक्यूलर मास का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर गिवन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है जिसमें Ni जो होगा एनोड की तरह काम करेगा, और गोल्ड जो है वो कैथोड की तरह, क्योंकि ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। और इस क्वेश्चन में दोनों मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड से यहाँ पे निकालते हैं। कैथोड वो होता है जिसका आरपी वैल्यू ज्यादा हो, ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको गोल्ड दिख रहा है ये कैथोड ही होगा। इसका 0.150 माइनस नोड यहाँ पर निकले, उसका आरपी वैल्यू माइनस 0.250 दिया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से प्लस का 0.4 वोल्ट आएगा ई नॉट सेल। अपने को ईएमएफ निकालना है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन लॉग नोड। नोड यहाँ पर क्या है Ni+2, और कैथोड यहाँ पर क्या है, यहाँ से अब ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट सेल कितना 0.4 वोल्ट माइनस 0.059। एन की वैल्यू कितना होगा, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एन की वैल्यू यहाँ से 6 आएगा, और लॉग कंसंट्रेशन 1 ही दिया है दोनों का, है ना। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर Ni का नहीं दिया तो 1 ही होगा, यहाँ से दोनों का दिया दिया Ni+2 का, कॉपर का भी दिया है। तो इसके पावर में यहाँ पे कितना होगा 3, इसके पावर में 2, ये तो सेम आएगा। 1 के पावर में 3 करो और 1 के पावर 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू 0 ओवरऑल 0 होगा, तो इसका जो ईएमएफ भी आएगा वो 0.4 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ओवरऑल 0 होगा। इसका आंसर जो आएगा डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी। कितना दिया है इनका आरपी वैल्यू आपको दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं ए की मेटल जो भी है उसका आरपी वैल्यू प्लस का 0.68 दिया है, बी का जो दिया है -2.50 वोल्ट दिया है, एंड सी का जो दिया है -0.50 वोल्ट दिया है। तो आपसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। रिड्यूसिंग जो पावर होता है इसका कई बार आ चुका है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। आंसर बी आएगा, फिर सी आएगा, सबसे कम ए का होगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यहाँ पर 9 में दिया है फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्व 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या होगा यहाँ से, है ना। देखिए इसमें आपको नर्स्ट इक्वेशन लगाना है, वो भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम का नाम दिया है। इसका क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड में एन, और होता है यहाँ से लॉग केसी। तो नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यही फॉर्मूला आपको लगाना है। हमें केसी निकालना है, तो लॉग केसी को एक साइड करेंगे, टू क्या होगा ई नॉट सेल इंटू एन, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से क्या 0.059। ओके, तो बस यहाँ पर वैल्यू रखना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ई नॉट सेल जो दिया है वो
295, n की वैल्यू साफ साफ दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन होगा और डिवाइड में 0.59। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करके निकालेंगे ये वैल्यू आएगा 10। दैट मीन्स लॉग Kc की वैल्यू आया 10। अब Kc अगर आपको निकालना है यहाँ से आपको एंटी लॉग लेना है 10 का, और एंटी लॉग लेंगे तो 1 इंटू 10 के पावर 10 हो जाएगा ना। तो 10 के पावर 10 कौन सा आंसर है? डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर सिरेमिक मेटल आर नोन एज सुपर कंडक्टर। ये एनसीईआरटी का साफ साफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मिलेगा। 150 केल्विन पे ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा मेटल के ऑक्साइड है 0 से 15 वेरी लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, है ना, वो भी आप करके जाइए। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो 0 to 15 केल्विन लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं, और जितने भी सिरेमिक मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर पे मतलब 150 केल्विन टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। ओके, सीआईटी का सिंपल सा ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? इफ द डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है AgCl को Ag प्लस और Cl माइनस, डेल्टा जी की वैल्यू स्टैंडर्ड दे रखा है -21.20 किलो जूल दिया हुआ, किलो जूल है तो इसको जूल में करेंगे 21.2 और 10 के पावर 3 1000 से मल्टीप्लाई, ये आपका जूल में हो जाएगा। ओके, और क्या दिया है? ईएमएफ आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा जी का। डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF और यहाँ से होता है E0 सेल। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो बस इसमें आपको क्या निकालना है? ईएमएफ। ये ई सेल है, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो ये निकालना है। तो आपको ईएमएफ अगर निकालना है तो यहाँ से क्या आएगा? डेल्टा जी स्टैंडर्ड और माइनस ये माइनस और यहाँ से -NF। तो ये F क्या होता है? 1 फैराड। ये डेल्टा जी की वैल्यू है -21.20 क्योंकि जूल में लेना पड़ेगा, और -N की वैल्यू होगा 1 और 1 फैराड की वैल्यू 96500 कूलम। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.219 होगा, इसको अप्रोक्स में करेंगे तो 0.22 वोल्ट इसका आंसर होगा। इसका 11 का राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आंसर होगा? डी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? desired amount of charge for obtaining 1 mole of aluminium from Al +3। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्युमिनियम सॉलिड में डिपॉजिट होगा। यहाँ पर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये क्या है? 3 फैराड। 3 फैराड का मतलब क्या है? 3 × 96500 कूलम इसका आंसर होगा। में हमें कूलम में दिया तो इसका जो आंसर फाइनल आएगा सी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 को गैप दिया रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। तो जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी, इसको आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको थियोरेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि रेट कांस्टेंट या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप डिफरेंस करके जाइए, 2 मार्क्स में केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। दिया है रिएक्शन A एंड B प्रोडक्ट रेट इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड B डबल। रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा? पहले तो ये जो रिएक्शन आपको दिया है A एंड B यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, इसका अगर मैं रेट लिखूँ तो रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए एंड बी रिएक्टेंट, इसको हम एक्स एंड वाई मान लेते हैं। ये आपका इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन का इक्वेशन हुआ। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? रेट जो है डबल होगा अगर कंसंट्रेशन जो बी का डबल कर रहा है।
तो यहाँ से क्या है 2b आप करोगे, ठीक है, और y, तो ये भी 2 हो रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 होगा, अभी यहाँ से देखिए 2 होगा। ये हुआ पहला केस। दूसरा बोल रहा है कि अगर रेट 8 टाइम होगा कब, जब दोनों का कंसंट्रेशन आप डबल करोगे, मतलब a के प्लेस पे 2a, b के प्लेस पे 2b। तो x एंड y की वैल्यू क्या है, y तो फिक्स है 1 होगा क्योंकि हमें a के बारे में नहीं बोला है, बट b को अगर डबल कर रहा है 2 हो रहा है ना, इट मीन्स यहाँ पर b के पावर में 1 होगा। अब ये 8 कब होगा, ये अभी मल्टीप्लाई करो, फिलहाल 4 आ रहा है, 8 बनाने के लिए x की वैल्यू 2 आपको लेना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर रेट 8 टाइम यहाँ से होने वाला है। ओके, इसका मतलब जो रेट आएगा, रेट इक्वल टू के x की वैल्यू 2 लेंगे और b की वैल्यू 1 लेंगे, तो ही ये कंडीशन को फुलफिल करने वाला है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा, तब बी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया था, करेक्ट रिलेशन टू फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपने 0.693 डिवाइड बाई के आपने याद किया हुआ है। अब ये आएगा कैसे, ये ऐसे आएगा, अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग के लिए, अगर मैं ln 2 बाई के जो दिया इसको ओपन करूं, तो ln x को जब लॉग में करते हो 2.303 लॉग x आता है। ln को अगर मुझे ओपन करना है तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2.303 log 2 डिवाइड में k। अब आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है और डिवाइड में k। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू 693 डिवाइड में k आता है। दैट मीन्स जो आंसर बन के आएगा इसका फाइनल जो आंसर होगा वो ये आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं 16 जो क्वेश्चन है, क्या दिया है, हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज 6 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हाफ लाइफ दिया है कितना 6 मिनट, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन दैट मीन्स आर नॉट जो होता है वो कितना दिया है 30 ग्राम। देन अमाउंट पूछ रहा है आफ्टर 80 मिनट के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड में इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू 1/2 और पावर में यहाँ पर होता है n। ठीक है, अभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे ही आपको डील करना है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होता है टोटल टाइम, टोटल टाइम जो गिवन है, और डिवाइड में क्या होता है हाफ लाइफ। तो n की वैल्यू टोटल टाइम कितना दिया है 18 मिनट और हाफ लाइफ कितना है 6। यहाँ से n की वैल्यू 3 आया और अपने को r की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है, तो r डिवाइड में इनिशियल जो अमाउंट दिया कितना 32 ग्राम और 1/2 और पावर में कितना होगा 3। 1/2 का कितना हुआ 1/8। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो r अपॉन 32 इक्वल टू 1/8। यहाँ से r की जो वैल्यू होगा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 ग्राम यहाँ पर 18 मिनट के बाद ये अमाउंट बचेगा। 4 ग्राम इसका फाइनल आंसर है, तो इसका आंसर जो आएगा 16 का ये आंसर राइट है। ओके, 17 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, रिएक्शन ए एंड बी एंड सी एंड डी प्रोडक्ट दिया है, उसका 40 जो जूल दिया है हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन का डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिया है 40 एंड एक्टिवेशन एनर्जी 18 ग्राम। देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को देखिए इन्वर्स कर दिया है, इसका कितना होगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला क्या होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब हमें इसमें से क्या पूछा है एक्टिवेशन है, ये आपकी वैल्यू दिया है 40, तो रिएक्शन का प्लस का 40 किलो जूल दिया है, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड निकालना है और एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 18। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूले से बैकवर्ड रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 40 प्लस 18 कितना आ जाएगा 58 किलो जूल, यहाँ से इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन का आने वाला है।
ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में क्या दिया है, KMnO4 act as oxidizing agent in alkaline medium when alkaline KMnO4 is treated with KI, iodine is oxidized। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि K2Cr2 और KMnO4 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। KMnO4 जो होता है पोटेशियम पर मैंगनेट का कलर कैसा होता है, इसका नाम पोटेशियम पर मैंगनेट है और ये जो होता है वायलेट कलर का सॉल्ट होता है। ओके, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पर दो मीडियम है। तो अगर मैं बात करूं न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में, ये अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम आपको ध्यान ये रखना है कि आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर देता है आयोडेट आयन में, IO3 माइनस में। तो आयोडाइड आयन दिया है तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा सी आंसर राइट होगा। एनसीईआरटी में देखेंगे न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम दोनों दिया हुआ है ना। और भी बात करें, ये क्या करता है H2O3 माइनस 2 को ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट आयन में। इसके अलावा Mn जो होता है Mn प्लस 2 को वो ऑक्सीडाइज करता है MnO2 में। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान करके जाएंगे। और अगर बात करें एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सलेट आयन है ना, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके अलावा H2S तो सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा सल्फेट जो आयन होता है, ठीक है, इसको सल्फाइट आयन को सल्फेट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा NO2 माइनस नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इनको भी आप ध्यान करके जाएंगे। इसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसका कलर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, 19 क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ आयंस फ्रॉम फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें कौन से हैं, इसमें जो गैडोलीनियम है और U+2 है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक थियोरेटिकल पॉइंट है। अगर आपको आ रहा है तो ही आप एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्या दिया है, क्रोमाइट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड क्रोमियम आर। क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeCr2O4। ठीक है, ये है क्रोमाइट जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करते हैं। इसको आयनाइज करना है तो Fe+2 आएगा और यहाँ से Cr2O4 माइनस 2। ओके, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है +2 होगा। अब क्रोमियम को कैसे निकालेंगे, x मान के निकालेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ से 2x माइनस 8 इक्वल टू यहाँ से -2। x की वैल्यू कितना आएगा, +3। जो फाइनल आंसर होगा डी आंसर राइट होगा, +2 आयरन का और +3 क्रोमियम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या दिया है, इसमें आपको मेटल आयन दिया और मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, यहाँ पर देखिए क्रोमियम +3 की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 3d4s। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जिसमें बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, है ना। n की वैल्यू कितना आ रहा है, 3 का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 आएगा, है ना। इसमें वैल्यू नहीं दिया है। आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √n+। ओके, यहाँ से रखेंगे 3 कितना आएगा, √15। ठीक है, क्रोमियम का जो आएगा वो होगा D। फर्स्ट का जो D है वो CND में है। ओके, तो सेकंड का देखते हैं। सेकंड यहाँ पर Fe+2 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 3d4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 0 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो D में यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 4 आने वाला है। n की वैल्यू जब 4 आएगा तो यहाँ से क्या होगा, 4+2 मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से क्या आएगा, रूट में 24।
तो Fe+2 का कितना कौन सा होगा मैचिंग में, आपका कौन सा आएगा यहाँ से सी आंसर। तो दूसरे का सी, दैट मीन्स यहाँ पर जो 21 का आंसर है वो आपका सी आंसर राइट है। Ni की अगर बात करें, इसमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 4s में 0 था, n की वैल्यू इसमें 2 आएगा। और Mn की बात करें तो n की वैल्यू 5 आएगा। तो 5 का मतलब कितना हुआ, √35, और Ni का मतलब ये हुआ है ना, Ni में किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 21 का सी आंसर राइट होगा। 22 की बात करें, क्वेश्चन में क्या दिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड इन, दोनों कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखना है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोबाल्ट है, और यहाँ से NS3 कितना है 6, और इसके ऊपर +3 चार्ज। तो यहाँ से क्या करें, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 आएगा, और +3 का मतलब ये है 3D6 होगा एंड 4s0 होगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन है। अब डी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग होगा। यहाँ पर अनपेयर्ड है, और NS3 जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, यहाँ से पेयरिंग होगा। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा 0, और COF3 में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 4। ये फ्लोरीन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगा तो इनकी वैल्यू 4 आएगा। दैट मीन इसका जो आंसर बन के आएगा वो डी आंसर इसका राइट है। 22 का कौन सा होगा, डी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, कौन सा आइसोमर है, सिंपल से काउंटर आयन जब लिगेंड से एक्सचेंज करते हैं, ऐसे आइसोमरिज्म जो होते हैं वो आयोनाइजेशन आइसोमर होता है, जिसका आंसर 23 का कौन सा होगा, ये आंसर इसका राइट होगा। 24 की बात करें, आपको दिया केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो डाई अमाइन कभी भी कॉम्प्लेक्स बनाना, और सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर दिया डाई अमाइन, दैट मीन्स NS3 जो होगा वो ट्वाइस होगा, और क्लोराइड दिया मतलब Cl यहाँ पर होगा काउंटर आयन में। अब यहाँ पर अगर देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1, NS3 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +1 आएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर बन के आएगा 24 का, कौन सा आंसर होगा, डी आंसर इसका राइट है। इसका आंसर कौन सा होगा, डी आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 25 क्वेश्चन। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। 25 में कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, इसके अलावा H2O जो कि न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, इसके अलावा है सल्फाइड आयन SO3। ठीक है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल पूछ रहा है। देखिए सल्फाइड आयन जो होता है वो क्या होता है, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो सल्फाइड आयन कैसा होता है, डाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यूनिडेंटेड वाटर है, और दिए 4 + 2 कितना आएगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से 6 होने वाला है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज भी होगा, है ना, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा 6-3। और इसके अलावा क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। जो ये जो होते हैं वाटर, ये वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड होगा। कोबाल्ट का +3 का मतलब क्या है, 3D6 एंड 4s होगा 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6D में। और दूसरा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ जाएगा 4 होगा। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पेयर्ड होगा, 4 खाली होंगे। इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर 25 का राइट आंसर है। 26 की अगर बात करें, आपसे पूछा है कि विलिकॉन्सन कैटलिस्ट इज यूज फॉर, विलिकॉन्सन जो कैटलिस्ट होता है वो यूज कहाँ पर होता है, ये एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन में इसका यूज होता है। कई बार ये विलिकॉन्सन कैटलिस्ट भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा है, तो इसको भी आप करके जाएंगे फॉर्मूला के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, एक्स कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम टू गिव प्रोपेन ब्यूटेन द कॉम्प्लेक्स एक्स, यहाँ पर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सोडियम मेटल है, यहाँ से देखिए पर कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हमने क्लोरो इथेन लिया, इसका ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2Cl सोडियम मेटल के साथ, यहाँ पर ड्राई ईथर भी लिखना चाहिए। तो ये जो कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा, ये 2 मोल होता है और इसका जस्ट डबल आपको एल्केन बनाएगा, दैट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा बी आंसर राइट होगा। 28 की बात करें, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम बात करें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन अल्टरनेट यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर होता है क्या, नाइट्रोजन प्लस चार्ज, और ये जो से होगा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से, और यहाँ पर होता है Cl, ये प्लस माइनस होते हैं ना। इसमें अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ, यहाँ पर सॉल्ट होता है तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपल सा Cl माइनस है, और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना। इसको आयनाइज करोगे तो इस तरह से ये ब्रेक होता है, Cl माइनस। और ये चीज हमें ये देखना कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करो तो यहाँ से कैसे होंगे, काउंट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 8 के अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा कार्बन के पास, 8 और प्लस 5, यहाँ से 13 हुआ। और पाई बॉन्ड टोटल कितने हैं इसमें, पाई बॉन्ड इसमें है 5, तो 13 एंड 5 इसका जो आंसर बन के आएगा आपका बी आंसर इसमें राइट होगा, ठीक है। 13 सिग्मा बॉन्ड एंड 5 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड से क्या हम बनाते हैं, आइडोमीथेन और फ्लोरोमीथेन। आइडोमीथेन जो है 29 का सी आंसर होगा, और ये कौन सा रिएक्शन है, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या करते थे, RX को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, यहाँ पर एक्सचेंज होके Ri प्लस यहाँ से NaX, ये ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। और एक आपने पढ़ा होगा स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ज रिएक्शन में क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड और मेटल फ्लोराइड यहाँ लेते थे, तो यहाँ से RF, ठीक है, और प्लस यहाँ से AgX। मेटल फ्लोराइड क्या क्या हो सकता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मेटल फ्लोराइड में एंटीमनी का फ्लोराइड हो सकता है, और आर्सेनिक का फ्लोराइड हो सकता है, या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है। ये भी आप ध्यान करें, मेटल का फ्लोराइड भी आपसे पूछ लेते हैं इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्या दिया, IUPAC ने एम क्रेसॉल। एम क्रेसॉल किसको बोलते हैं, एम क्रेसॉल जो होता है उसमें बेंजीन होगा, ठीक है, और मिथाइल और OH से बनता है। एम क्रेसॉल दैट मीन्स मेटा क्रेसॉल, OH और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा, 1 2 3 किसको बोलेंगे, 3 मिथाइल फिनॉल। इसका जो 30 का राइट आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, ये आंसर इसका राइट आंसर होगा, ओके। 31 की बात करें, कोलबेज रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, कोलबेज रिएक्शन से सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। अगर इसके रिएक्शन की मैं बात करूं, सैलिसाइलिक एसिड में क्या होता है, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल को सबसे पहले NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से बनाता है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर यहाँ से CO2 और एसिडिक मीडियम में पास कराते हैं, रीअरेंज होके यहाँ से OH और यहाँ से COOH। इसी कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, और इसका IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और सैलिसाइल्डिहाइड डाइमर डायमंड रिएक्शन से बनाते हैं यहाँ पर, ओके। 32 क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन। देखिए सोडियम फिनॉक्साइड है और यहाँ से आइडोमीथेन है, यहाँ से क्या बनाएगा प्रोडक्ट, आइडोमीथेन से यहाँ से क्या होगा, जैसा आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेंजीन होगा Na प्लस, और इस पे प्लस माइनस होगा, तो यहाँ से C2H5,
इस कंपाउंड का कॉमन नेम है फेनेटॉल। ठीक है, 32 का जो आंसर आएगा वो इसका बी आंसर राइट होगा, फेनेटॉल। हमें करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। टी ट्रू एंड फॉल्स से किया है। फिनॉल जो होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, ऐसा इसमें बोल रहा है। फिनॉल वीक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। फिनॉल वीक एसिड है। इसके अलावा फिनॉल इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये भी यहाँ से ट्रू है। फिनॉल प्रोड्यूस CO2 गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। ये यहाँ से कार्बोनेट एलिफैटिक देते हैं, ये यहाँ से रिएक्शन नहीं देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिनॉल इज स्टेबल इन NaOH, ये भी यहाँ से ट्रू है। 33 का जो आंसर बन के आएगा, कौन सा आंसर होगा? बी आंसर इसका राइट है। ओके, नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। टर्शरी अल्कोहल को अगर हम कॉपर के साथ हीट करते हैं तो वहां से कौन सा बनेगा? NCERT का साफ साफ क्वेश्चन है, यहाँ से एल्किन बनाता है। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूँ, कोई भी टर्शरी अल्कोहल अगर ले तो CH3 और यहाँ से OH, और इसको अगर कॉपर और 573 के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा? बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा से यहाँ और बीटा से हाइड्रोजन। यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 और इसी से CH3 और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और साइड में यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर डिहाइड्रेशन। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन का जो आंसर आएगा एल्किन बनेगा। हालांकि प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछा कौन सा बनने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। विच एसिड वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेंसिड बटर? तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। ये ब्यूटायरिक एसिड, वैसे भी बटर लग रहा है, दैट मीन्स ब्यूटायरिक एसिड से ये ऑब्टेन होता है। 36 क्वेश्चन, ये एसिड क्लोराइड है और इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा है ना? तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? एसिड क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, CH3 और यहाँ से COCl और H2O के साथ जब रिएक्शन कराएं तो H+ और OH- है ना? यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो इसपे माइनस से प्लस आएगा, OH आके जुड़ेगा इस कार्बन से और Cl यहाँ से बनाएगा CH3, C डबल बॉन्ड OH, साइड में HCl। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, दैट मीन्स का जो आंसर बन के आएगा वो आपका ये आंसर राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। विच आर फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ आपको बताना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? घटाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो ग्रुप होते हैं एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, और जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना। में आप अगर देखें, सबसे ज्यादा एसिडिक केस में होगा जिसमें सबसे कम अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। तो कौन सा आंसर बनेगा? देखिए, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब दैट मीन्स इसका जो आंसर बन के आएगा ये आंसर राइट है। ओके, 38 क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O4 के साथ रिएक्शन करा, प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनने वाला है? तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रिपरेशन है आपका, वो आपने अगर पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मोल कराए तो वहां से एसिडिक एनहाइड्राइड बनाता है। तो इसको हम बना के दिखाते हैं। यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ से CH3, C डबल बॉन्ड और यहाँ से OH। यहाँ से क्या होता है? ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो CH3 CO ट्वाइस और ऑक्सीजन बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इथेनोइक एनहाइड्राइड का जो आंसर बन के आएगा वो कौन सा? ये आंसर इसका राइट है। 38 का कौन सा आंसर होगा? ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। कुछ बात करते हैं 39 क्वेश्चन। रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होता है?
इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, CH3 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3। एक कॉमन नेम है, आपने अगर टेबल पढ़ोगे नॉमेनक्लेचर में तो आपको ये मेसिटाइल क्लोराइड का नाम दिया हुआ है। इसमें जो अगर बात करें सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना आएगा 16 और पाई बॉन्ड आपको 2 दिख रहा है, 8:1 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स का आंसर सी आंसर राइट है, तो 39 का सी आंसर होगा। 14 के बाद करें जिम डाई अल्कोक्सी एल्केन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय। जिम का मतलब क्या है, एक ही कार्बन से 2 OR ग्रुप अटैच्ड होगी। तो अगर आपने पढ़ा होगा एसिटल जो बनता है वो उसी को बोलते हैं। थोड़ा सा एसिटल को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एसिटल कैसे बनता है, कोई भी आप एल्डिहाइड ले लीजिए, एल्डिहाइड, और उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से आप रिएक्शन कराओ और ड्राई HCl के प्रेजेंस में होगा क्या, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, और ये बॉन्ड हमेशा ऐसे ही टूटेगा, कार्बोनाइल पोलर इन नेचर होता है। तो R जाएगा इस ऑक्सीजन से और OH जुड़ेगा इस कार्बन से। यहाँ से क्या बना है R और यहाँ से OR डैश CH और इसी से जुड़ेगा क्या OH। और फिर से इसको अगर एक और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ड्राई HCl से कराएंगे, इस बार क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस और O माइनस, R प्लस होगा, ये माइनस R इस पे जुड़ेगा और वाटर यहाँ पर, यहाँ से क्या बनाएगा R और यहाँ से CH, इसी से OR डैश और इसी से एक और R, इसी को बोलते हैं जिम डाई अल्कोक्सी, क्योंकि दो ही कार्बन से 2 और ग्रुप अटैच्ड है, इसको बोलते हैं एसिटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, जो फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑरेंज डाई, कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑरेंज डाई आपका बी आंसर है, और ये जो है वो येलो डाई है, इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। कपलिंग रिएक्शन बार बार आता है, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी करके जाइए, भी आपसे इसमें पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। देखिए NH2 है, अमाइन है, और ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड, उसके बाद फर्स्ट सबसे कम होगा सेकंड। कौन सा आंसर है, 42 का जो आंसर आएगा वो आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जो होगा थर्ड का, देन फर्स्ट, देन सेकंड का, जिसका डी आंसर राइट है। तो 42 का कौन सा होगा, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 43 की बात करें, मिथाइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस। मिथाइल अमाइन का मतलब क्या, CH3NH2, और ये एलिफेटिक अमाइन है और इसको नाइट्रस 8 से रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एलिफेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट है। तो ये तुरंत वाटर से रिएक्ट करके यहाँ से अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस और क्लोरीन को बाहर करता है। जितने कार्बन का अमाइन है एलिफेटिक नाइट्रस एसिड के साथ, उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाएगा। दैट मीन्स का आंसर होगा 43 का सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का, केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली क्या होगा। देखिए एनिलीन है, यहाँ से सिंपल सा डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाला है, तो यहाँ से N2 प्लस Cl माइनस, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइजेशन रिएक्शन। और उसके बाद यहाँ से फ्लोरोबोरस एसिड के साथ करा, यहाँ से क्या बना देगा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ए जो होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा और बी जो होगा वो फ्लोरोबेंजीन। दैट मीन्स का आंसर दिख रहा है आपको, आंसर राइट आंसर है। ओके, 5 question, when aniline is heated with concentrated H2SO4 at 455 Kelvin to 447, it form, ये क्या फॉर्म करेगा ये आपसे पूछ रहा है। ये जो फॉर्म करता है सल्फेनिलिक एसिड फॉर्म करता है, ये सल्फेनिलिक एसिड का रिएक्शन, क्योंकि सल्फेनिलिक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसमें ज्यूटर आयन फॉर्म होता है। हमने लिया एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 और सेम रिएजेंट वही H2SO4
455 से 475 केल्विन। यहाँ से जो एसिड बनाता है वो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा NH2 और यहाँ से होगा HSO4 माइनस, ये प्लस होगा और ये अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, NH2 बेसिक नेचर है तो ये एक H ले लेगा तो यहाँ से NH3 और पैरा पोजीशन पे SO3H बनाता है। इसी एसिड को बोलते हैं क्या, सल्फेनिलिक एसिड, ये सल्फेनिलिक एसिड। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन में यहाँ पर C9H9 नाइट्रोजन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग से रिएक्ट करा रहा है। प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली बट सॉल्युबल इन वाटर। दिस नाइट्रोजन कंपाउंड इज, तो अल्कली में जो इनसॉल्युबल होते हैं, अगर आपने हिंसबर्ग प्रेजेंट होगा तो वो सेकेंडरी अमाइन होगा। दैट मीन्स का आंसर सीधा सा कोई सॉल्व नहीं करना था। प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल होता है अल्कली में और सेकेंडरी अमाइन को हिंसबर्ग से कराते हैं, वो इनसॉल्युबल होता है। आपने हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर आएगा बी आंसर होगा। ठीक है। 47 क्वेश्चन, एमिनो एसिड कैन एक्ट एज ज्यूटर आयन इन इट आयनिक फॉर्म। एमिनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक नेचर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और बेसिक नेचर गेन करते हैं। यहाँ से कौन सा बनाएगा, सी आंसर इसका राइट है। अगर कोई भी एमिनो एसिड ले, जैसे इसमें स्ट्रक्चर होता है, ही होता है NH2 और यहाँ से COOH, ये कार्बोक्सिलिक कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। और अमाइन ग्रुप जो होता है बेसिक नेचर होता है। मीडियम में जैसे करेंगे, ये जो कन्वर्ट होगा वो COO माइनस, ये हो जाएगा NH3+। यही आपसे पूछा किसमें कन्वर्ट होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। 48 क्वेश्चन की बात, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज डिजीज ऑफ सिलोसिस। सिलोसिस जो डिजीज होता है वो किससे होता है, विटामिन, ठीक है, तो थायमाइन, राइबोफ्लेविन एंड इसका जो आंसर है राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, इसी कमी से यहाँ पर होता है। ठीक है। 49 क्वेश्चन में विच नाइट्रोजन बेस एब्सेंट इन डीएनए, यूरेसिल। क्योंकि डीएनए में 4 बेस होते हैं, AGT, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। और आरएनए में जो 4 बेस होते हैं AGCU होता है, यूरेसिल इसमें अलग होता है। ठीक है। 50 क्वेश्चन की बात करें, विच आर फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। तो B12 जो होता है वो बॉडी में हमारे स्टोर होता है। विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। विटामिन जो टॉपिक होता है, ठीक है, विटामिन में दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन KEDA और BNC जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। बी में B1, B2, B6 एंड B12 भी होता है। B12 हमारी बॉडी में स्टोर होता है। बाकी वाटर सोल्यूबल विटामिन को डाइट में रेगुलरली आपको लेना होता है। ठीक है। अभी इसमें डिस्कस कर लेते हैं विटामिन के कौन कौन से विटामिन से कौन सा डिजीज होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो विटामिन ए होता है, तो इससे जो जेरोथेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कार्निया विटामिन होता है। कौन सा बीमार होता है डिजीज, जेरोथेल्मिया या फिर हार्डनिंग ऑफ कार्निया। ठीक है, कॉर्निया में मतलब आंख वाली जितनी भी बीमारी है वो विटामिन ए से होता है। अगर B1 की बात करें तो जो पहली बात केमिकल नेम वो आप ध्यान रखिए, थायमाइन नाम है। और इससे कौन सा डिजीज होता है, बेरी बेरी डिजीज होता है। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज। अगर B2 की बात करें, इसका जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन और इससे जो डिजीज होता है चिलोसिस, जो कि अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, चिलोसिस होता है। अगर B6 की बात करें तो इसका जो है थायरोडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। और B6 से जो विटामिन होता है वो होता है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन। इसके अलावा B12 जो विटामिन है इसकी डिफिशियंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। में क्या होता है, RBC डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा
विटामिन सी का जो केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड है, इकलौता विटामिन है जो एसिड्स के है, इससे स्कर्वी डिजीज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी जो होता है, इससे रिकेट्स डिजीज होता है ना, बोन्स के सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ये सब डिजीज विटामिन डी से होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए जो होता है, इसकी कमी से आरबीसी जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और विटामिन ए जो होता है उससे इंक्रीजिंग ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। ये मैंने विटामिन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनेंगे यही है, और एक क्वेश्चन विटामिन से 100% बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये जो पूरा सेट था क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद 2 सेट और है, उसके बाद हम आईएमपी पार्ट बी पे टारगेट करेंगे और एमसीक्यू के पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।